पास जो टॉपिक है वो फाइल बेस्ड स्टोरेज के नाम से है। फाइल बेस्ड स्टोरेज, अगर आपको याद हो तो हमने पहले एक बात की थी, पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जो था ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज का, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। और ये जो हमारे पास है इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल बेस्ड स्टोरेज। अगर इसको जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज, उसको अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो हमने वो बेसिकली सैन की बात की थी, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क की। और वो सैन हमने लिनक्स की मशीन के ऊपर जो है वो सेटअप की थी। और लिनक्स की मशीन में जो प्रोग्राम था जो सैन बनाने के लिए हमने यूज किया था उसका नाम था टारगेट CLI। उसका नाम था टारगेट, उस पैकेज का नाम था टारगेट CLI जो हमने इंस्टॉल किया था। और उससे हमने लिनक्स की मशीन को जिसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगी हुई थी उससे हमने उसको सैन बनाया था। ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज का क्या मतलब है कि ऐसा स्टोरेज सॉल्यूशन के जिससे हम रॉ डिस्केट्स, ब्लॉक डिस्केट जो है वो हम शेयर कर रहे हो। तो हमारे पास ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज के लिए हमने जो है वो टारगेट CLI को यूज किया था। और जो प्रोटोकॉल हमने यूज किया था वो प्रोटोकॉल कौन सा था? वो प्रोटोकॉल था iSCSI। एक हमारे पास और भी प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं FC, लेकिन उसके लिए जो है वो फिर हमारे पास फाइबर चैनल, फाइबर कार्ड, फाइबर स्विचेस और पूरा उसका नेटवर्क होना चाहिए। iSCSI जो है वो नॉर्मल लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, आपके इथरनेट नेटवर्क के ऊपर जो है वो काम करता है। तो ये हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कशन किया था। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है प्रोवाइडिंग फाइल बेस्ड स्टोरेज। तो फाइल बेस्ड स्टोरेज क्या है और ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज क्या है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैंने शायद पहले भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज के अंदर कि उसमें रॉ डिस्क आपने शेयर की और वो दूसरे सिस्टम में जाके कनेक्ट हो गई, रॉ डिस्क। अब उस डिस्क को क्लाइंट साइड पे उस डिस्क को आपने पार्टीशन भी करना है, उस डिस्क को आपने क्लाइंट साइड पर जहां पे वो शेयर हुई है फॉर्मेटिंग भी करनी है, उसको वहां पे माउंटिंग भी करनी है उसकी, ठीक है। ये सारे काम आपको कहां पे करने हैं? स्टोरेज एक्सपोर्ट होके आपके पास आ गई, ये काम आप क्लाइंट साइड पे कर रहे हैं। ये सारे काम आप कहां कर रहे हैं? वो जो आपका iSCSI क्लाइंट है या आपका FC क्लाइंट है, सर्वर जो आपका है। अब इसमें क्लाइंट के पास से जो, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, कि क्लाइंट के पास से सर्वर से जो स्टोरेज तक डेटा जा रहा है वो क्या जा रहा है? वो क्या जा रहा है? वो ब्लॉक्स जा रहे हैं, ब्लॉक्स। यहां पे ब्लॉक्स में कोई चेंज हुआ, वो ब्लॉक यहां से शेयर हो गया, वो यहां से ब्लॉक जो चेंज हुआ वो चेंज ब्लॉक का जो है वो यहां चला गया। ब्लॉक के अंदर जो चेंजिंग हो रही है ब्लॉक बेस्ड, यहां से डेटा जा रहा है क्योंकि यहां से ब्लॉक शेयर किया था। तो जो डेटा, जो आपके कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर जो डेटा जा रहा है वो क्या जा रहा है? उसको नहीं पता कि कौन सी फाइल है, उसको नहीं पता कौन सी डायरेक्टरी है, बल्कि वो तो ये देख रहा है कि ब्लॉक डिवाइस यहाँ पे शेयर हुई थी, यहाँ पे उस ब्लॉक में कोई चेंज हो गया, तो जो ब्लॉक के अंदर चेंज आ रहा है वो चेंज जो है वो ब्लॉक स्टोरेज के ऊपर जाके राइट हो रहा है। आपकी नेटवर्क की लेयर के ऊपर क्या चीज ट्रेवल कर रही है? ब्लॉक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है वो ट्रेवल हो रहा है। जबकि फाइल बेस्ड स्टोरेज में क्या होता है? फाइल बेस्ड स्टोरेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है, मैं उसको एक दफा फिर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आपको ब्लॉक बेस्ड में कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। ब्लॉक बेस्ड में पार्टीशन, फॉर्मेटिंग और माउंटिंग क्लाइंट साइड पर हो रही है और सिर्फ जो ब्लॉक में चेंजिंग हो रही है वो चेंजिंग आपके नेटवर्क से रेप्लिकेट होके ब्लॉक जो आपका सैन है उसके ऊपर राइट हो रही है। जबकि फाइल बेस्ड में क्या होता है? फाइल बेस्ड में ये सारे काम जो आपके फाइल बेस्ड में क्या होता है, ये आपका सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर मिसाल के तौर पे आपने डिस्क लगा रखी है, उस डिस्क के आपने यहीं पे पार्टीशन किए, यहीं पे पार्टीशन किया आपने, यहीं पे आपने इसका फाइल सिस्टम यानी कि उसकी माउंटिंग की, फॉर्मेटिंग की,
और यहीं पे आपने उसकी माउंटिंग की, और माउंटिंग करने के बाद जो माउंट पॉइंट है वहां पे आप जो चीज शेयर कर रहे थे उसको हम कह रहे थे कि हम शेयर कर रहे हैं क्या, ब्लॉक डिवाइस, ब्लॉक, हार्ड ड्राइव, रॉ ड्राइव। जबकि यहां जो आप शेयर कर रहे हैं वो क्या शेयर कर रहे हैं, यहां पे आप शेयर कर रहे हैं माउंट पॉइंट। वो माउंट पॉइंट शेयर कर रहे हैं जो किसी डिस्क के ऊपर आपने पार्टीशन करके, फॉर्मेट करके, उसको मैप करके, माउंट करके, और आपने उसमें से जो है वो माउंट पॉइंट जो बना वो आपने शेयर कर दिया। अब वो एक माउंट पॉइंट भी हो सकता है, वो किसी माउंट पॉइंट के अंदर रखा हुआ, किसी माउंट पॉइंट के अंदर रखा हुआ सब फोल्डर भी हो सकता है जो आप शेयर करने जा रहे हैं। और इसको जो शेयर आप कर रहे हैं ये क्लाइंट साइड तक जो जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, इसके जो प्रोटोकॉल है वो कौन से हैं। हमारे पास 3 तरह के प्रोटोकॉल हैं। हम इसमें देखेंगे एनएफएस प्रोटोकॉल, हम इसमें देखेंगे एसएमबी प्रोटोकॉल जिसको सीआईएफएस भी कहते हैं, और हम देखेंगे नहीं, हमारे पास तो ये 2 ऑप्शन है, लेकिन एक और तीसरा प्रोटोकॉल भी होता है जिसको कहते हैं वेब डीएवी। ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि आमतौर पे यूज होता है। कहाँ यूज होता है, जैसे ये तो हम अपने लोकल एनवायरनमेंट में यूज करेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि हमारे पास एक सर्वर होगा, एक मशीन होगी, उस मशीन पे हमने पार्टीशन किए, फॉर्मेटिंग की, माउंटिंग की, और जो भी माउंट पॉइंट आया उसको हमने शेयर कर दिया। किस प्रोटोकॉल के थ्रू शेयर किया, एनएफएस के थ्रू, सांबा या सीआईएफएस के थ्रू। अगर हम लोकल अपने एनवायरनमेंट में शेयर कर रहे हैं, अगर वही चीज मुझे शेयर करनी है एज अ वन ड्राइव, मुझे शेयर करनी है एज अ गूगल ड्रॉप बॉक्स, एज ए शेयर करनी है, एज अ क्लाउड ड्राइव शेयर करनी है, तो फिर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है वो होता है वेब डीएवी। वेब डीएवी अगर आपने, शायद आपको ये बात मालूम हो कि हम कभी कभी क्या होता है कि ड्रॉप बॉक्स हमें कहता है क्लाइंट इंस्टॉल कर लो अपने पास, क्लाइंट सुना होगा आपने शायद ऐसा कुछ, ठीक है, या गूगल ड्राइव का जो क्लाइंट होता है वो आप अपने पास डाल लेते हैं, उस फोल्डर होता है, वो एक फोल्डर बन जाता है, उस फोल्डर में आप जितना भी डाटा रखते रहे वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव के ऊपर वो सिंक हो रहा होता है। एक तो होता है ना कि हम ब्राउजर में गए, हमने गूगल ड्राइव खोली और उसमें हम अपलोड कर रहे हैं या वहां से कोई डाउनलोड कर रहे हैं, और एक चीज ये होती है कि हमने उसका लोकल एजेंट अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया और फिर वो जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो वो जो प्रोटोकॉल जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा होता है वो एनएफएस या सांबा नहीं होता, बल्कि वो वेब डीएवी प्रोटोकॉल होता है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। उसमें ये नहीं होता कि आप विंडोज होगा तो चलेगा, लिनक्स होगा तो चलेगा, वो एक जनरल है, वो आईफोन होगा तब भी चलेगा, वो जो है विंडोज फोन होगा तब भी चलेगा, वो एंड्रॉइड फोन होगा तब भी चलेगा। और सेम इसे ना, अगर पीसी मेरे पास जो है वो लिनक्स की मशीन है और मुझे वन ड्राइव को कनेक्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास विंडोज, क्योंकि मुझे पता है वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का सॉल्यूशन है, मेरे पास लिनक्स की मशीन है, वन ड्राइव को कनेक्ट कर रहा हूँ। क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि वेब डीएवी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। मेरे पास विंडोज की मशीन है और मैं ड्रॉप बॉक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, ड्रॉप बॉक्स लिनक्स बेस्ड है, तो मैं उसको इजीली कनेक्ट कर लूंगा, उसमें इन प्रोटोकॉल्स का मसला नहीं होता। बहरहाल ये मैंने जस्ट आपको बताया है, मेरा ये टॉपिक नहीं होगा। मेरा जो टॉपिक है वो एनएफएस और सांबा है। मैंने आपको ये बताना है कि लिनक्स में फाइल बेस्ड स्टोरेज क्या होती है, किस तरह से हम फोल्डर्स को यहाँ पे बनाएंगे और फोल्डर्स को किस तरह शेयर करेंगे एनएफएस प्रोटोकॉल के थ्रू और सीआईएफएस या एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू। और एक हमारी लिनक्स की मशीन होगी जो क्लाइंट होगा, उस क्लाइंट के ऊपर वो एनएफएस और सांबा से हम जो है वो एक्सेस कर रहे होंगे। जो ब्लॉक बेस्ड मैंने बताया था उसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें जो नेटवर्क के ऊपर डाटा जाता है वो क्या जाता है, वो अगर आप यहाँ पे किसी फाइल में चेंज करेंगे तो उसकी 2 चीजें, वो डबल जो है ना आपकी बैंडविड्थ यूज करेगा। कैसे, जो भी फाइल में चेंज हुआ वो चेंज जाएगा और उसका मेटा डाटा जाएगा, फाइल भी जाएगी, फाइल में जो चेंज हो रहा है वो चेंज भी, सर्वर से क्लाइंट के दरमियान में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें क्या जा रहा है। जैसे ब्लॉक बेस में सिर्फ ब्लॉक्स के अंदर जो चेंज हो रहा था वो जा रहे थे, अब इसमें यहाँ पे फाइल में कोई चेंज हुआ,
फाइल असल में रखी हुई यहाँ पर और यहाँ पे मैप हुई हुई है, तो फाइल में कोई चेंज हुआ तो वो चेंज भी जाएगा। और अगर जाहिर है जब फाइल में कोई चेंज होगा उसका चेंज जाएगा तो उसका मेटा डाटा भी अपडेट होगा, वो इन्फॉर्मेशन भी जाएगी इसी पाथ से, इसी नेटवर्क के चैनल से। मेटा डाटा क्या होता है? एक होती है फाइल के अंदर आपने तैयब की जगह पे ताहिर लिख दिया तो ये फाइल में चेंज हो गया, और दूसरी चेंज क्या आएगा जो ये अपडेट करेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फाइल बेस्ड स्टोरेज एज कंपेयर टू ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज स्लो होते हैं, स्लो। वो चेंज क्या होगा? वो चेंज ये होगा कि फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज हो गया, फाइल को मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि फाइल के कंटेंट चेंज हुए तो उसने फाइल का टाइम स्टैम्प भी तो चेंज करना है, तो वो फाइल का टाइम स्टैम्प जो है चेंज हो रहा है, वो मेटा डाटा है। तो इसलिए एनएफएस और सांबा के ऊपर जो है वो एनएफएस और सांबा की परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज के सेल के स्लो होती है। इसलिए बहुत सारे बैकअप के ऐसे सॉल्यूशन हैं जो रिकमेंड नहीं करते कि आप एनएफएस या सांबा यूज करें एज अ बैकअप ड्राइव, वो कहते हैं ब्लॉक डिवाइस कनेक्ट करें। इसकी वजह ये होती है कि वो स्लो होता है। तो हमें जो काम करना है अभी वो क्या करना है? अच्छा, हमें एनएफएस और सांबा तो आपको दिखाना है, उसमें 4 चीजें हैं जो हमारी बुक के अंदर है जो हमने देखनी है। एक प्लेन एनएफएस है और ये चारों जो है वो एग्जाम का पार्ट होती हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और वो चारों एग्जाम के क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइजेज है। हमें पहले आपको सिर्फ ये बताना है कि प्लेन एनएफएस किस तरह काम करता है, फिर दूसरा हमें बताना है प्रोटेक्टेड एनएफएस किस तरह काम करता है, क्योंकि प्लेन एनएफएस में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो फिर प्रोटेक्टेड एनएफएस किस तरह काम करता है, और एनएफएस के बारे में ये कहा जाता है कि एनएफएस लिनक्स टू लिनक्स शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वो अलग बात है कि अब एनएफएस लिनक्स टू लिनक्स भी होता है और लिनक्स टू विंडोज भी होता है, क्योंकि अब विंडोज के अंदर एनएफएस का क्लाइंट आ गया है। तो एनएफएस दोनों पे काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ज्यादा यही मालूम है कि एनएफएस जो है वो लिनक्स टू लिनक्स होता है। तो ठीक है, हमने भी आपको लिनक्स टू लिनक्स दिखाना है। अगर लिनक्स टू विंडोज हम दिखाएंगे तो वो एक एडिशनल पॉइंट होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अब विंडोज के अंदर एनएफएस का क्लाइंट आता है। सेम इसी तरह से सांबा के बारे में ये कहते हैं कि सांबा जो है वो लिनक्स टू विंडोज डिजाइन बेसिकली ये इसी पर्पस के लिए हुआ था, लिनक्स टू विंडोज और विंडोज टू लिनक्स, लेकिन सांबा लिनक्स टू लिनक्स भी काम करता है। अगर आपकी एक लिनक्स की मशीन है और दूसरी भी लिनक्स की मशीन है तो आप उसके दरमियान जो फोल्डर शेयरिंग का काम कर रहे हैं वो आप सांबा के थ्रू भी कर सकते हैं। और लेकिन जो डिजाइन जिस पर्पस के लिए हुआ था वो ये था कि भाई लिनक्स के डाटा को विंडोज के जो है वो लिनक्स के फाइल सिस्टम से जो डाटा शेयर हो रहा है उसको विंडोज के फाइल सिस्टम के ऊपर जो है वो एक्सेसिबल बनाया जाए। और वो जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं कॉमन इंटर नेटवर्क फाइल सर्विसेज, CIFS, या सिंपल मैसेज ब्लॉक भी उसको हम बोलते थे, और अभी लेटेस्ट जो है वो हम उसको बोलते हैं CIFS। तो मैंने आपको NFS दिखाना है, NFS बताना है NFS क्या है। जैसा मैंने यहाँ पे कह दिया कि NFS लिनक्स टू लिनक्स फाइल शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और लिनक्स टू विंडोज भी इस्तेमाल होता है। अगर NFS सर्वर में बनाऊंगा एक लिनक्स के ऊपर तो उसको मैं क्लाइंट जो है वो लिनक्स भी दे सकता हूँ और क्लाइंट जो है विंडोज भी दे सकता हूँ। फिर उसी NFS को मैं प्रोटेक्टेड NFS बनाऊंगा। किस चीज से प्रोटेक्ट करूंगा वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ आगे। सांबा है एक विंडोज की मशीन से, हमारे इस कोर्स में नहीं है कि कहीं पे हम कि आपको विंडोज का सर्वर एक बना के वहां से फोल्डर शेयर करें और लिनक्स पे दिखाएं, लेकिन जब आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो आपका गोल यही होगा कि सांबा विंडोज से लिनक्स या लिनक्स से विंडोज, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ जो एक्सरसाइज है वो सांबा कॉन्फ़िगर कर रहे हैं लिनक्स टू लिनक्स। एग्जाम में भी आपको विंडोज की कोई मशीन नहीं होगी, दो लिनक्स की मशीनें होंगी और बोलेंगे इनके दरमियान सांबा से शेयरिंग करें। तो हमें आपको सांबा दिखाना है लिनक्स टू लिनक्स भी और लिनक्स टू विंडोज भी, ठीक है। और सांबा के अंदर एक और फीचर है जिसको कहते हैं मल्टी यूजर का फीचर, कि आपने जैसे आपको ये बात मालूम होगी कि माइक्रोसॉफ्ट में एक चीज होती है उसे हम कहते हैं, मैं यहाँ पे Z ड्राइव का नाम ले रहा हूं, शायद आपने ऐसा देखा हो Z ड्राइव।
सलमान लॉगिन हुआ सुबह आके 8 बजे, 4 बजे सलमान की शिफ्ट खत्म हो गई। सलमान जब लॉगिन हुआ तो ये Z ड्राइव उसको लॉगिन मिली, C ड्राइव के बजाय, C ड्राइव तो थी लेकिन उसके अलावा एडिशनल उसको एक Z ड्राइव भी मिल गई। सलमान गया उस Z ड्राइव के अंदर तो 3-4 फोल्डर रखे हुए थे उसमें। सलमान सिर्फ उन्हीं फोल्डर को एक्सेस कर सकता होगा Z ड्राइव में जिन फोल्डर्स को एक्सेस करने के सलमान को राइट्स होंगे। मल्टी यूजर का मतलब ये है। अब सलमान ने अपना सिस्टम लॉग आउट कर दिया, 4 बजे जो है वो नोमान आ गया। ये मल्टी यूजर की बात बता रहा हूं, ये विंडोज में भी होता है, लिनक्स में भी है। 4 बजे जो है वो नोमान आ गया और वो 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक नोमान काम करता रहा। तो नोमान ने जब, चूंकि सलमान तो लॉग आउट करके चला गया, जब नोमान ने लॉग इन किया तो भी उसको Z ड्राइव मिली, लेकिन नोमान जो है वो उन फोल्डर्स के अंदर जाके काम नहीं कर पा रहा जिसमें सलमान काम कर रहा था। यानी कि अब वो परमिशन सलमान के फोल्डर तो मैप हुआ है, ये तो 24 घंटे मैप रहता है, लेकिन अब परमिशन जो है वो सलमान के हिसाब से, यूजर्स के हिसाब से जो है उसको परमिशन डिफरेंट मिल रही होती है। एक यूजर उसको राइट कर पा रहा है, दूसरा उसको राइट नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से एक ही फोल्डर होगा जो यहाँ पे Z ड्राइव के तौर पे आपके पास शेयर हुआ होगा और उसके ऊपर आप अपने राइट्स के हिसाब से जो है मैनेज कर रहे होंगे। अब रात को 12 बजे जो है वो इरफान आ गया और इरफान ने आके क्या किया भाई, उसने 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक काम किया और उसको ये फोल्डर Z ड्राइव तो नजर आ रही है, लेकिन ना वो रीड कर सकता है ना वो राइट कर सकता है, क्योंकि हमने उसको फोल्डर उसको हमने राइट्स ही नहीं दिए हुए। तो इस तरह का विंडोज में भी ऑप्शन होता है कि आप अपने जिस यूजर से लॉगिन करेंगे उस हिसाब से आप अपने राइट्स के हिसाब से जो है वो आप अपने फोल्डर को एक्सेस करना या रीड राइट करना वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह का सिनेरियो अगर आपको विंडोज में करना होगा सेटअप, तो उसे हम कहते हैं मल्टी यूजर सांबा शेयर। यानी कि रूट ने लॉगिन कर दिया, रूट ने लॉगिन करके दे दिया, ये लॉगिन करने के राइट्स रूट के पास थे। अब जो भी यूजर और मजीद आ रहे हैं वो अपने हिसाब से जो है वो उसको अपने जो राइट्स उनको मिले हैं उसके हिसाब से जो है वो उसके अंदर डाटा को रीड और राइट कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं मल्टी यूजर सांबा। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 चीजें जो मैंने आपको बतानी है, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की आपको। इसमें कोई बात अगर आपने पूछनी है तो आप पूछ लें। मैं एक चीज और जो है वो इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो वो आप पूछें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एनएफएस में यूजर नेम पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन नहीं होती। एनएफएस में सिर्फ ऑथेंटिकेशन होती है आईपी बेस्ड। यानी कि मैं ये कहूंगा कि इस सिस्टम को या इन आईपीस को या इस नेटवर्क को ये फोल्डर शेयर करने देना और ये फोल्डर शेयर करने नहीं देना। एनएफएस के अंदर आईपी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। इस आईपी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन के, एक तो इसमें आईपी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन होती है और दूसरी चीज क्या होती है कि ये, अगर मैं प्लेन एनएफएस की बात करूं तो अगर एक फाइल एनएफएस में ट्रैवल करके सर्वर से डेस्कटॉप तक जा रही है, क्लाइंट तक जा रही है, तो वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रही होगी और कोई भी उस फाइल को जो है वो दरमियान से उठा सकता है, वो डाटा देख सकता है। यहाँ पे प्रोटेक्टेड एनएफएस के अंदर क्या है, इसमें भी आईपी बेस्ड ही होगा। जिस तरह इसके अंदर कम्युनिकेशन चैनल प्लेन था, अनइनक्रिप्टेड था, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एनएफएस के अंदर जो है वो क्या चीज आ जाएगी, उसको हम प्रोटेक्टेड एनएफएस को जो है वो हम करबरॉस इनेबल्ड या करबरॉस बेस्ड एनएफएस भी कहते हैं, कि जिसके अंदर दोनों साइड पे जो है वो क्या होगा, एक की होगी, एक पब्लिक प्राइवेट की होगी, उसके थ्रू जो है वो ये 2 काम कर रहा होगा। एक तो जो दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है, इसमें प्लेन टेक्स्ट में थी, इसमें अनइनक्रिप्टेड थी, इसमें करबरॉस की वजह से, उसकी की वजह से, पब्लिक प्राइवेट की वजह से एक तो ये कम्युनिकेशन इनक्रिप्ट हो जाएगी, और दूसरा जिस यूजर की बनी हुई होगी सिर्फ वही यूजर डाटा को एक्सेस कर सकता है। बस ये नॉर्मल एनएफएस के अंदर और प्रोटेक्टेड एनएफएस के अंदर ये डिफरेंस है। नॉर्मल एनएफएस में हम बताएंगे कि भाई इस वाले आईपी के या इस वाले नेटवर्क के लोग एक्सेस कर सकते हैं,
ये हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। लेकिन जो चैनल होगा जिससे डाटा ट्रेवल कर रहा है एनएफएस में, वो अनइनक्रिप्टेड होता है, और कोई भी यूजर जो भी इस नेटवर्क के अंदर आएगा वो डाटा को एक्सेस कर सकता है, फाइल को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर आप प्रोटेक्टेड एनएफएस करेंगे तो उसमें आपको दो चीजें मिल जाती हैं। एक तो जो चैनल है जिसके थ्रू डाटा ट्रेवल कर रहा है वो इनक्रिप्टेड मिल गया, और दूसरा कर्बरॉस की जो की है, कर्बरॉस का जो टोकन है, वो जिसके पास होगा सिर्फ वही जो है वो उस डाटा को एक्सेस कर सकेगा, उस शेयर फोल्डर को मैप कर सकेगा, माउंट कर सकेगा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कर्बरॉस से रिलेटेड कि कर्बरॉस क्या है। जैसे आपने, और ये माइक्रोसॉफ्ट की एडी में भी इस्तेमाल होती है, अगर आपको आइडिया हो तो हम क्या करते हैं, हम एडी के पास गए एक दफा, उसने हमसे यूजर नेम पूछा और पासवर्ड पूछा, हमने उसको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट का एडी आप कर्बरॉस बिल्ट इन होता है उसमें, वो कर्बरॉस इनेबल्ड होता है। विदाउट कर्बरॉस एक्टिव डायरेक्टरी काम नहीं करता, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो वो क्या करेगा, हमारा जब यूजर नेम और पासवर्ड वेरीफाई हो गया तो वो हमें एक दे देगा की। अगर आपको मैं दिखा सका तो मैं आपको विंडोज के अंदर दिखाऊंगा, विंडोज सर्वर 2016 के अंदर जाके दिखाऊंगा, या हो सकता है मेरे पास 2012 हो, मैं उसमें जाके दिखाऊंगा कि जब कोई यूजर कोई विंडोज की मशीन अपने एक्टिव डायरेक्टरी को, या कोई लिनक्स की मशीन अपने एक्टिव डायरेक्टरी को ज्वाइन करती है तो वो उसको एक की देता है। वो कहाँ रखी हुई होती है, माइक्रोसॉफ्ट में कहाँ रखी होती है, देता है या नहीं देता है, मैं ऐसे फेंक रहा हूं, हाँ दे के रखता कहां पर है, और किस सिचुएशन में वो हमें जो है वो डिलीट करना पड़ती है। खैर आप लोगों का हो सकता है, आप लोगों का ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ हो। कभी ऐसा नहीं हुआ एक्टिव डायरेक्टरी बिल्कुल चलता हुआ बिल्कुल बैठ गया और उसका कोई वो भी नहीं है, क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, बैकअप भी नहीं है, सिर्फ एक बैकअप रख के बॉस के घर पे रखा हुआ था वो एक पॉकेट ड्राइव में, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसको तो सीज कर देते हैं, हाँ जो मतलब कि मल्टीपल गेम होते हैं तो एक कोई भी जो चल रहा है तो बस उसको एक साथ सीज कर देते हैं बस। अच्छा, इसी तरीके से बैकअप रिस्टोर करने में तो प्रॉब्लम मसला होता है। अच्छा खैर चलें, खैर तो मैं बता ही रहा था कि एनएफएस प्रोटेक्टेड एनएफएस क्या है, उसमें सिर्फ एनएफएस के साथ कर्बरॉस मिल जाता है, कर्बरॉस उसके साथ एनएफएस के साथ सेटअप हो जाएगा तो वो प्रोटेक्टेड एनएफएस बन जाएगा। बाकी सांबा का मैंने बता दिया। सांबा के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आईपी बेस्ड, आप नेटवर्क बेस्ड, और आप जो है वो यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड भी ये काम आप सांबा के अंदर कर सकते हैं। एनएफएस के अंदर यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होती। जी भाई, कोई बात इसमें पूछने वाली है तो आप पूछें, फिर मैं ये मेरे पास एक मशीन है RHEL 7 इसमें इंस्टॉल हुआ है, और इसमें जो मशीन मेरे पास है, यहां देखिएगा जरा, एक मशीन तो ये मेरे पास बेस मशीन है। इस बेस मशीन के अंदर अगर मैं वर्चुअलाइजेशन हुई हुई है, KVM चल रहा है इसमें, KVM। अगर मैं उसमें एप्लीकेशन से जाना चाहूँ तो एप्लीकेशन में सिस्टम टूल में वर्चुअल मशीन मैनेजर है, अगर यहाँ से जाना चाहूँ तो यहाँ से भी जा सकता हूँ, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ तो मेरे पास वर्चुअल मशीन मैनेजर खुल गया। इस वर्चुअल मशीन मैनेजर के अंदर 2-3 मशीनें हैं। एक मशीन है उस पर भी रेड 7 इंस्टॉल हुआ है, दूसरी मशीन है उस पर भी रेड 7 इंस्टॉल हुआ है। तो मैं इसमें से एक मशीन को बना दूंगा एनएफएस का क्लाइंट, और दूसरी मशीन को बना दूंगा एनएफएस का सर्वर। मैंने पहली मशीन स्टार्ट की है RHEL 7 वाली। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूं कि इस मशीन को मैं अपनी बेस मशीन पे जाऊं और बेस मशीन पे जाके
क्या करूं, SSH करूं और बोलूं कि भाई मुझे, चूंकि उसके नाम मैंने वहां पे सेट कर रखे हैं ETC होस्ट्स के अंदर, तो इसलिए अगर मैं रखूंगा और कहूंगा SSH करना है मुझे नोड A को, तो नोड A का मतलब है मेरी पहली वाली नोड जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कनेक्ट हो जाएगी। और मैं उसको अगर कहूंगा कि मुझे नोड A कनेक्ट हो गई है मेरी, दूसरे टर्मिनल पे जाता हूं, उसको कहता हूं SSH करो मेरी नोड B को, तो मेरी नोड B भी जो है वो कनेक्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि नोड B जो है वो स्टार्ट। और अगर मैं अपने होस्ट के ऊपर जाऊं और उससे पूछूं VIRSH लिस्ट मेरी कितनी वर्चुअल मशीनें चल रही हैं, तो उसने मुझे बताया कि आपकी 2 वर्चुअल मशीनें चल रही हैं, और 2 वर्चुअल मशीनें, उनमें से एक का नाम है, क्या नाम है उस मशीन का, मैं थोड़ा सा साइज इसका भी यहाँ पे बड़ा कर दूं, उसका नाम क्या है, होस्ट नेम, उसका नाम है नोड A, और जो दूसरी मशीन है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है नोड B। एक का IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस शो, उसका IP एड्रेस है 12231, और दूसरी वाली मशीन का जो IP एड्रेस है वो क्या है 12232। तो मेरे पास ये 2 मशीन्स हैं, और इन 2 मशीन्स के अंदर मुझे किसी एक मशीन के ऊपर काम करना है। अच्छा, ये जो मशीन है ये CLI है, तो CLI मशीन में आपको हर पैकेज, हर चीज़ जो है वो इंस्टॉल करना पड़ती है, तो इसलिए हमें भी जो है वो इसके अंदर हो सकता है कि पहले से पैकेज भी इंस्टॉल्ड ना हो सकता है, नहीं पैकेज इंस्टॉल है। CLI मशीन के अंदर NFS यूटिल्स का पैकेज तो इंस्टॉल है, दोनों मशीनों में पैकेज इंस्टॉल है, चेक कर लेते हैं इसमें भी। सबसे पहली चीज जो है वो NFS का पैकेज है, और वो पैकेज को किस नाम से, NFS यूटिल्स के नाम से। ये हमारे पास क्या दोनों मशीनों में मौजूद है? जी मौजूद है। पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे हम निकालते हैं या किस तरह हमें पता चलता है? ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसकी यहाँ पे रखी हुई है। कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है, मैं थोड़ा सा आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक डायरेक्टरी और एक फाइल है। आपको जब भी, मैं कॉन्फ़िग फाइल इसको इसलिए कह रहा हूं कि आपको जब भी कोई फोल्डर शेयर कराना होगा, जाहिर है ये माइक्रोसॉफ्ट तो है नहीं कि आपने राइट माउस क्लिक किया और फोल्डर शेयर करने को कह दिया। इसमें तो ये है कि आपको एक फाइल में जाके बताना पड़ता है कि कौन सा फोल्डर शेयर करना है, किस नेटवर्क को करना है, किस परमिशन के साथ करना है। तो कॉन्फ़िग फाइल में इस फाइल को कह रहा हूं जिसके अंदर जाके आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा फोल्डर शेयर करना है। तो आप ये ETC एक्सपोर्ट, ये ग्लोबल फाइल है, आप इस ग्लोबल फाइल के अंदर जाके एंट्री कर सकते हैं। ग्लोबल मतलब सिस्टम वाइड ये एक फाइल है। और अगर आपको हर शेयर फोल्डर की सेपरेट फाइल बनानी है तो आप जाएंगे ETC exports.d के अंदर, और यहाँ पे आप अपनी जो है वो माई शेयर 1 डॉट एक्सपोर्ट के नाम से और माई शेयर 2 डॉट, जिस भी नाम से आपको उसका नाम रखना है, उसका नाम कुछ भी हो लेकिन उसका एक्सटेंशन जो है वो आप एक्सपोर्ट रखेंगे। तो ये काम आपको कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाके करना होगा। अच्छा, कॉन्फ़िग फाइल एक और भी होती है, और कॉन्फ़िग फाइल कोई भी कॉन्फ़िग फाइल हो, मैंने हो सकता है कि आपको जो कॉन्फ़िग फाइल के नाम से जो फाइल बनाई है तो ये मैंने आपको गलत बताया हो, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। RPM-QC NFS-utils, आपने कहा यार ये कमांड होती है। QC का मतलब है आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखना चाह रहे हैं NFS utils की। तो NFS utils की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो, उसमें एक फाइल जो मैं आपको और बताना चाह रहा हूं जिसमें जाके आपको एंट्री करना पड़ सकती है, वो फाइल ये होती है। ETC के अंदर, sysconfig के अंदर NFS, ये भी एक फाइल होती है जो, जब कॉन्फ़िग फाइल की चूंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे
उसको मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे चल के उसके अंदर। जब हम प्रोटेक्टेड एनएफएस की बात कर रहे होंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए ईटीसी के अंदर sysconfig के अंदर एनएफएस की ये फाइल है जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल की कैटेगरी ही में आती है। अब तीसरी चीज, हो सकता है कि जब हम अपनी लैब्स के ऊपर काम कर रहे हो तो हमें ऐसा करना पड़े कि बुक में लिखा हुआ है पोर्ट 2049 जो है वो पोर्ट 2049 आपने इनेबल करनी है फायरवॉल में। बुक में भी यही लिखा होगा, कहीं पे भी ये तस्करा नहीं होगा कि आपने पोर्ट 111 भी आपने ऑन करनी है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ होगा। और हो सकता है ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ हो कि आपने, मैं उनके नाम भी लिख देता हूं यहाँ पे, इसको हम जो है वो फायरवॉल की पोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। एनएफएस की पोर्ट होती है 2049 जो आपको अपने सिस्टम में फायरवॉल में ऐड करना पड़ती है। एक आरपीसी बाइंड की पोर्ट है और एक पोर्ट जो है वो माउंट डी की है जो कि 5 डिजिट की पोर्ट होती है। वो मैं आपको देख के बता रहा हूं, वो 5 डिजिट्स में वो कौन सी पोर्ट है आप देख सकते हैं, माउंट डी की। मैंने कैट किया / बाज दफा आपको, आप इस लैब में करेंगे, इसमें सेटिंग हुई हुई है, इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब अपनी मशीन पे करेंगे जाके तो आपको फिर जो है वो ये पोर्ट वो मांगेगा और उसके बगैर जो है वो उसको अप नहीं करेगा, आपकी माउंटिंग नहीं होगी। फायरवॉल डी में सर्विसेज माउंट डी .xml की पोर्ट में खोल रहा हूं, वो कौन सी पोर्ट है भाई? ये पोर्ट्स आपके सिस्टम में अगर आप चाहते हैं कि एनएफएस चले तो ये पोर्ट्स आपके सिस्टम में ऑन होनी चाहिए। तो मैंने फायरवॉल की जो पोर्ट्स थी वो बता दी आपको, तीन ये वो पोर्ट्स हैं जो फायरवॉल में होती हैं एनएफएस के लिए। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सर्विस से जिसका ताल्लुक है, सर्विसेज। सर्वर साइड की सर्विसेज और क्लाइंट साइड की सर्विसेज। अगर आप नॉर्मल जो है वो एनएफएस यूज कर रहे हैं सर्वर साइड पे तो आपको एक सर्विस चलानी होगी जिसका नाम है एनएफएस सर्वर, सिंपल सर्विस है। और क्लाइंट साइड पे भी आपको एक ही सर्विस चलानी होगी जो सिंपल सर्विस है एनएफएस। लेकिन अगर आप एनएफएस कर्बरॉस के साथ यूज कर रहे हैं तो आपको सर्वर साइड पे 2 सर्विसेज चलानी होगी, एनएफएस भी चलानी होगी और एनएफएस -सिक्योर -सर्वर, ये भी एक सर्विस है जो कि आपको चलानी होगी। कर्बरॉस की कोई सेपरेट सर्विस नहीं है जो हम एनएफएस के लिए चलाएं। तो एनएफएस की सर्विस और एनएफएस सिक्योर की सर्विस, ये दोनों सर्विसेज अगर आप चाहते हैं, एक सर्विस अगर आप चाहते हैं कि सिंपल एनएफएस चले और दोनों सर्विसेज अगर आप चाहते हैं कि सिंपल के साथ साथ जो है वो एनएफएस सिक्योर भी चले, तो आपको एनएफएस सिक्योर सर्वर, एनएफएस सिक्योर सर्वर और सिंपल एनएफएस सर्वर ये चलानी है। और क्लाइंट साइड पे आपके पास 2 सर्विसेज हैं, सेम वही सर्विसेज हैं, एक का नाम सिंपल एनएफएस है और एक का नाम जो है वो एनएफएस -सिक्योर है। उसमें सर्वर का जो है वो वर्ड नहीं लगा हुआ, वो मैं अभी आपको जब जाऊंगा तो आपको दिखा भी दूंगा, आपकी बुक में भी मेंशन है और मैं वो आपको दिखा भी दूंगा। एक और चीज जो लास्ट है इसमें कर्बरॉस इनेबल के अंदर, ये जो आपकी लैब है ना, इस लैब के अंदर बाय डिफॉल्ट वो आपको सिर्फ जो है वो एक लाइन का मैसेज देगा और वो मैसेज क्या होगा कि wget कर लें। एग्जाम में भी यही होता है, यहाँ पर भी यही होगा। हमें कर्बरॉस बनाना नहीं है, हम यहाँ पे कर्बरॉस सेटअप नहीं करेंगे। जब मैं आपको
ये डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ तो मैं यही मशीन यूज कर रहा हूँ जो आपके पास है, वरना मुझे अगर मैं वो यूज नहीं करूंगा, अपनी कस्टम मशीन यूज करूंगा, तो फिर मुझे उसके ऊपर पूरा Kerberos का सेटअप करना पड़ेगा, उसकी कीज कैसे जनरेट होती है मुझे वो करना पड़ेगा, मुझे आपको वो सारा जो है कॉन्फ़िगर करके दिखाना होगा। हम क्या कर रहे होते हैं या एग्जाम में क्या होता है, वो हमें कहता है कि wget कर लें, वो हमें पाथ देता है, उसका जो भी पाथ हो, हमारा जो पाथ होगा Kerberos का वो क्या होगा, ये हमारी फाइल का नाम होता है और ये हमारी जो है वो ये हमारी फाइल का पाथ होता है, जो कि हमें जहां पे हमें अपनी की टाइप की फाइल या हमें अपनी Kerberos की जो है वो का टोकन रखना होता है। ये वो लोकेशन है ETC में KRB5 .key टैब के नाम से। एग्जाम में भी इसको इस लोकेशन पे होना चाहिए और अभी हमारी जो लैब होगी उसमें भी इस लोकेशन के ऊपर होनी चाहिए। अगर ये होगी, ये कहीं से भी कहे, वो आपको एक कमांड देता है कि wget कर लें, तो मैं भी उसको wget करवाऊंगा। -o का मतलब है आउटपुट फाइल कहाँ रखनी है, तो ये आउटपुट फाइल है और यहाँ पे पूरा उसका पाथ होगा HTTP और वो एग्जाम सर्वर जो भी है .pub, इस तरह से वो पूरी पाथ उसने दिया हुआ होगा, पूरा पाथ होगा कि जहाँ से आपने सर्वर की या डेस्कटॉप की की जो है वो आपने उठानी होगी। अगर आप डेस्कटॉप 0 की की उठाएंगे तो वो डेस्कटॉप 0 ही के साथ चलेगी, अगर आप सर्वर की की उठाएंगे तो वो सर्वर के साथ चलेगी। तो वो पाथ दिया हुआ होता है। हमारी जो लोकेशन है, चाहे सर्वर हो चाहे डेस्कटॉप हो, हमारी लोकेशन जो है वो जो NFS की सर्विस जब चलती है सिक्योर की, तो वो इस जगह पे इस नाम से फाइल देखता है ETC में KRB5p.key टैब के नाम से। अगर ये होगी यहाँ पे तो ये NFS सिक्योर स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये नहीं होगी तो NFS सिक्योर स्टार्ट नहीं होगा। ये मैंने जस्ट आपको वर्बली कॉन्सेप्ट दिया है कि हमें क्या क्या चीजें, जब हम NFS करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि कोई भी एक डायरेक्टरी किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी एक डायरेक्टरी, सॉल्यूशन से मेरी मुराद है कि आपके पास हार्डवेयर NAS हो और एक डेल का NAS हो या सीगेट का NAS बॉक्स हो, हार्डवेयर बॉक्स भी आता है NAS का, या आपने लिनक्स के ऊपर NAS बना रखा है। दोनों केसेस में कोई भी सिंगल डायरेक्टरी साइमल्टेनियसली NFS और सांबा के प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करती। ये नहीं हो सकता कि एक ही फोल्डर है, मैं उसको बोलूं कि वो NFS से भी शेयर हो जाए और वो NFS पे जाए, और वो सांबा के थ्रू भी शेयर हो जाए और वही फोल्डर जो है वो विंडोज के ऊपर भी जाए। साइमल्टेनियसली ये रिकमेंडेड नहीं है करने को। अगर हम किसी काम को करना चाहें तो हम तो कर लेते हैं। हम तो जो है वो कराची के अंदर पुल के ऊपर भी जो है वो रॉन्ग साइड पे गाड़ी लेके चढ़ जाते हैं, हमें तो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो है वो जाहिर है फिर उससे प्रॉब्लम होती है। पंजाब में KPK में लोग थोड़ा डरते हैं रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाने से। सही कह रहा हूँ ना भाई, गलत कह रहा हूँ, है ना? हमारे यहाँ नहीं करते। खैर, मैं जो है वो अपनी एक मशीन पे गया हूँ, तो जाके मैंने जनाब सबसे पहले क्या करना है, पैकेज मेरे पास क्या इंस्टॉल है वो मैं एक दफ़ा फिर देख लेता हूँ। पैकेज मेरे पास NFS Utils का इंस्टॉल्ड है। जब NFS Utils का पैकेज इंस्टॉल है तो फिर दूसरी चीज़ कि मुझे यहाँ से एक फोल्डर शेयर करना है। वो कौन सा फोल्डर है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, मैंने खुद से क्रिएट कर लिया, mkdir/share1। ये एक फोल्डर है जिसको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक और फोल्डर है जिसको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है share2, या मैंने उसका नाम रखा है पब्लिक। और जो share1 मैंने बनाया था उसको मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ, उसका नाम भी मैं ऐसा रख रहा हूँ
ताकि जो है वो इजीली मेरे लिए आसानी हो जाए चीज़ों को करने में। एक का नाम मैंने रखा है पब्लिक और एक का नाम मैंने रखा है प्राइवेट। ये दो फोल्डर हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं। जिस फोल्डर का मैंने पब्लिक नाम रखा है, ज़रा गौर से देखें मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। उसको मैंने जो परमिशन दी है वो परमिशन शायद आपके लिए जो है वो नई ना हो परमिशन। नहीं तो नहीं है ये, या मैं इसको दूसरी तरह से लिख दूं। आसान से जो है वो ऑप्शन यूज करते हुए मैंने यूजर को ग्रांट करो रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप को ग्रांट करो रीड राइट एग्जीक्यूट, अदर को ग्रांट करो रीड राइट एग्जीक्यूट और कॉमा अदर्स को ग्रांट करो टी। अगर मैं ये लिख के ऐसा कह दूं तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैंने ऊपर नंबर्स में दिया है वही मैंने नीचे जो है वो परमिशन दे दी। इसका मतलब ये है कि जो भी यूजर इस, यहां देख लें गेट FACL कर रहा हूं, इस पब्लिक के साथ मैंने ये किया है। प्राइवेट को मैंने जैसे था, प्राइवेट का फोल्डर जैसा था मैंने अब इसको मॉडिफाई नहीं किया। तो इसको मैंने क्या जो है वो दिया है, क्या मैंने इसको यही जो है वो पब्लिक का फोल्डर था उसको मैंने यही देना चाह रहा था मैं, क्या मुझे उसको जो है देना चाहिए था। पब्लिक का फोल्डर है, मैं ये चाहता हूं कि इस पब्लिक के फोल्डर में जो हर कोई रीड राइट एग्जीक्यूट करे, लेकिन स्टिकी बिट लगाना चाह रहा था। स्टिकी बिट का मतलब ये है कि जिसकी फाइल है सिर्फ वही रिमूव कर सके, दूसरा उसकी फाइल का ना नाम चेंज कर सके ना कुछ कर सके। तो मुझे क्या करना था यहाँ पे भाई, 277 की जगह पे क्या कर दूं, ऐसा कर दूं। स्टिकी बिट के लिए क्या यही इस्तेमाल होगा ना, है ना। तो मैंने chmod 277 के बजाय 177 कर दिया, जो कि बिल्कुल सेम मैच करता है जो नीचे परमिशन मैंने दी है उससे। ये 177 लिख दें या नीचे वाली परमिशन लिख दें, बात जो है वो बिल्कुल बराबर है। खैर, ये मेरा अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि मैं NFS पढ़ा रहा हूँ आपको और मुझे फोल्डर शेयर कराना है, तो फोल्डर के ऊपर एप्रोप्रिएट परमिशन भी होना चाहिए शेयर कराने से पहले। ये एग्जाम में भी आपको करना पड़ता है। RHC के एग्जाम में कोई परमिशन का क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन आपको जो है वो सिनारियो जो दिया हुआ होता है उसके अंदर आपको फाइल सिस्टम की परमिशन सेट करना पड़ती है। तो मैंने ये काम किया है किस फोल्डर के साथ, पब्लिक के फोल्डर के साथ। और अभी आप देख लें ये फोल्डर जो है उसके ऊपर परमिशन S भी लगा हुआ आ रहा है। तो मुझे चाहिए, चूंकि मैंने पहले 2 लगा दिया था, तो मुझे चाहिए कि मैं उसको यहाँ पे जाके G-S कर दूं, ये G इस पे से हटा दूं S। तो अब उम्मीद है कि मेरा मसला, क्यों भाई, अरे यार अब फ्लैग लग गया O+T का। इस फोल्डर को मुझे शेयर करना है, पब्लिक के फोल्डर को किसको शेयर करना है ये भी देख लें जरा यहाँ पे। और किस तरह शेयर कर रहा हूँ, शेयर करने का ऑप्शन क्या है मेरे पास, VIETC एक्सपोर्ट्स की डायरेक्टरी में गया और वहां पे जाके शेयर कर रहा हूं /public। किसको शेयर करना है, 192.168.122। अगर मैं यहाँ पे 1220/24 कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ इस पूरे नेटवर्क को। और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं ये कह दूंगा कि जनाब मुझे शेयर करना है सिर्फ 32 वाली मशीन को, तो मैं ये भी कर सकता हूं। मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मैंने इसको ये कह दिया और उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है शेयर की परमिशन। शेयर को परमिशन क्या देनी है, तो मैंने इसको जो परमिशन दी है, अगर मैं चाहूं तो इसको रीड राइट, ये वो परमिशन है जो मैं इसको दे सकता हूं। पब्लिक के फोल्डर को 192.168.122.32
स्लैश उसका सबनेट मास्क दे दिया और उसको रीड राइट की परमिशन दे दी। ये करने के बाद WQ से सेव कर दिया। किस वाली फाइल में राइट किया है ये आप देख सकते हैं, इसका मतलब है ये शेयर हो गया यहाँ से। और अपने सिस्टम से शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा इसको वेरीफाई करने की कमांड है शो माउंट -e लोकल होस्ट। तो उसने मुझे मैसेज दिया है शो माउंट -e लोकल होस्ट में RPC प्रोग्राम नॉट रजिस्टर्ड का मैसेज दिया है। तो मैंने सोचा कि शायद ये ऐसा इसलिए है कि मैंने अपने सिस्टम CTL NFS की सर्वर की सर्विस को स्टार्ट नहीं किया और मैंने NFS की सर्विस को इनेबल तो खैर इसलिए कर रहे हैं कि बूट टाइम पे भी आ जाए, स्टार्ट कर देना काफ़ी था। जब ये काम मैंने कर दिया तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई है। जब सर्विस स्टार्ट हो गई तो मैं यहाँ पे आऊँगा और दोबारा से कमांड लिखूंगा शो माउंट -e लोकल होस्ट। तो वो मुझे बता रहा है कि आपने एक फोल्डर पब्लिक के नाम से शेयर किया है। किसको शेयर किया है, किस IP को किया है वो आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपके सामने हिस्ट्री लिखूं तो बहुत ही सिंपल सी मैंने चीज़ें जो है वो यहाँ पे की हैं। अगर आपको इसमें कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने क्या किया है 67 लाइन नंबर 67 पे मैंने देखा कि पैकेज इंस्टॉल है, उसने कहा यस इंस्टॉल्ड है। जो आमतौर पे CLI इंस्टॉलेशन भी करें तो आप इंस्टॉल हो जाता है, कुछ कंडीशन में आपको करना भी पड़ता है। फोल्डर क्रिएट किया पब्लिक के नाम से, उस पब्लिक के फोल्डर के ऊपर परमिशन लगा दी, ऐसी परमिशन लगा दी जिसमें हर एक को रीड राइट एग्जीक्यूट करने के राइट्स हैं, लेकिन अदर्स के ऊपर स्टिकी बिट लगी हुई है। ये सारे परमिशन का काम था। परमिशन के बाद VI/ETC एक्सपोर्ट की फाइल में गया और वहां जाके क्या एंट्री की है वो मैंने आपको कैट करके अभी दिखाई भी थी, मैं दोबारा दिखा दूंगा। और उसके बाद ये वेरीफाई करने के लिए कि मेरे शेयर फोल्डर मुझे नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो मैंने शो माउंट की कमांड यूज की। जब शो माउंट की कमांड का रिजल्ट नहीं आया तो मैंने सर्विस स्टार्ट कर दी NFS की और फिर शो माउंट का रिजल्ट आ गया। अब मैं उस मशीन पे जा रहा हूं कि जिस मशीन के ऊपर मैं जरा गौर कीजिएगा, शो माउंट -e 192.168.122.31 ये मेरी मशीन है जिसके ऊपर मैंने फोल्डर शेयर किए थे। तो उसने मुझे लिस्ट दे दी कि हाँ भाई आपने पब्लिक का फोल्डर शेयर किया हुआ है। किसको शेयर किया हुआ है 192.168.122.32 को शेयर किया हुआ है। तो क्या मैं वर्क स्टेशन वाली मशीन से 32 वाली मशीन ये है, ये इसका IP है 32, इसको शेयर किया है मैंने, लेकिन मैं इस मशीन पे नहीं जा रहा बल्कि वर्क स्टेशन वाली मशीन से मैं क्या कर रहा हूं जरा देखिएगा। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर बाय डिफॉल्ट बना हुआ भी होता है MNT का। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको इस तरह से यूज कर सकता हूँ 192.168.122.31 के अंदर :/ एक फोल्डर है पब्लिक का, उसको मेरे MNT के साथ माउंट कर दो। जरा कमांड देखिएगा मेरी कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी शेयर फोल्डर को NFS के माउंट करने के लिए मेरी कमांड है 192.168.122.31 पब्लिक और अपने MNT पे माउंट कर रहा हूँ। यानी कि मेरे MNT में अगर कोई जाएगा तो उसको और उसमें डाटा रखेगा तो वो जाके डाटा सेव होगा पब्लिक के फोल्डर पे। अभी अगर आप देखें यहाँ पे तो पब्लिक के फोल्डर के अंदर मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बनाया था वो और उसमें कुछ रखा नहीं था। अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। टच करके पब्लिक के अंदर मैंने टेस्ट nfs.txt ये मैंने एक फ़ाइल बना दी है। अब आपको ये नज़र भी आएगी यस। तो अब मैं अपनी उस मशीन से एक्सेस नहीं कर रहा जिसको मैंने राइट्स दिए हैं, बल्कि मैं एक और मशीन पे जाके वो कमांड लिख रहा हूँ। तो जवाब में देखें क्या मैसेज आ रहा है। मैं किस मशीन पे गया हूँ, माउंट 192.168.122.31 और df-h उसने मुझे कहा कि 192.168.122.31 से
पब्लिक का फोल्डर NFS4 आपके पास MNT के ऊपर मैप हो गया है। अगर आप अपने MNT में जाएंगे और जाके देखेंगे तो वहां पे आपको एक टेस्ट nfs.txt के नाम की फाइल मिलेगी। परमिशन मैंने क्या दी थी, या शेयर कराते हुए मैंने क्या दिया था, मैंने कहा था भाई 192.168.122.32 इसको मैं शेयरिंग दे रहा हूं और रीड राइट शेयरिंग दे रहा हूं। और मैंने किस मशीन से एक्सेस किया है, इस मशीन का आईपी क्या है जरा देखेंगे। इस मशीन का आईपी ये है। मैं वापस यहां गया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि तुमने इसको जो है वो एक्सपोर्ट इसको इसलिए तुमने ऐसा कर दिया है कि इसमें मैंने कुछ सबनेट मास्क दे रखा था। अब ट्राई कर लेते हैं। systemctl रीस्टार्ट NFS डैश सर्वर, उसने NFS के सर्वर की सर्विस को स्टार्ट कर दिया। और अब दोबारा चेक करता हूं मैं कि क्या रिजल्ट है। NFS की सर्विस स्टार्ट हो गई है। मैं आ गया वापस अपने सर्वर पे और वहां जाके मैंने यू माउंट किया MNT, यहीं पे किया था ना माउंट। ये मेरी वर्क स्टेशन की मशीन है, कुछ प्रॉब्लम कर रही है, कहीं कुछ फंस गया है। जाके वहां पे जो काम मैंने किया था वो इसके लिए किया था। तो पहले मैं इस पे गया शो माउंट -e और मैंने उसे कहा है 192.168.122.31 यहाँ पे इंटर करूंगा। इसके लिए मौजूद है। मैंने इसको कहा कि माउंट करो 192.168.122.31:/public और /MNT। ये बहुत ही सिंपल सा मैंने इसके लिए बेसिकली वो मैंने शेयर किया था। तो आप देख लेंगे यहाँ पे माउंट हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं ls-l करके MNT करूँगा तो वो मुझे MNT यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। और मैंने उसको जो परमिशन दी थी वो दी थी कौन सी वाली, रीड राइट की। तो क्या मैं CD MNT में जाके अगर यहाँ पे कोई टच करके फाइल बनाऊं तो क्या मैं फाइल बना सकता हूं, फाइल nodeb.txt मैं बना सकता हूं। उसने कहा यस आप बना सकते हैं, फाइल बनाने में कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन एक चीज जो आप यहाँ पे फेस करेंगे वो क्या होगी, वो यहाँ पे देखिएगा अभी। जब मैं नोड बी से जाके जब मैं कोई फाइल क्रिएट कर रहा हूं तो वो उसके लिए जो वर्ड यूज कर रहा है ना, सॉरी उसके लिए जो ऑनरशिप यूज कर रहा है वो ऑनरशिप है NFS nobody। अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहां पे भी तो अगर आप यहां से देखें तो यहां पे भी कौन फाइल क्रिएट कर रहा है, Who am I? कौन फाइल क्रिएट कर रहा है MNT में, टच कर रहा है I am root nodeb.txt। वो कह रहा है मैं रूट हूं। यहां देखें, फिर जब मैं यहां जाता हूं तो वो मुझे कह रहा है NFS nobody, यानी कि इसके रूट को जो नोड 2 का रूट है, नोड B का रूट है, उसको वो कह रहा है Who am I में कि तुम हो तो रूट, लेकिन अगर तुम इस नेटवर्क के शेयर के ऊपर कोई फाइल क्रिएट करोगे तो मैं तुम्हें NFS nobody का यूजर नेम और NFS nobody का क्या दूंगा, ग्रुप। अब मैं वापस यहाँ पे आ गया और मैं चाहता हूं नहीं यार ऐसा ना हो, दूसरे के रूट की भी वैसी रिस्पेक्ट करो जैसी रिस्पेक्ट जो है वो तुम अपने रूट की करते हो। हाँ, दूसरा कोई नॉर्मल यूजर आए उसके साथ जो भी बिहेवियर हो तुम्हारा, लेकिन जो रूट हो तो उसके साथ क्या करना है जरा देखिएगा।
मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने अपने रीड राइट वाले ऑप्शन के साथ जो है वो क्या लिखा है जरा देखें। मैंने लिखा है नो रूट स्क्वाश। अब ये जो मैंने लिखा है, मुझे लिखना कैसा चाहिए था और मैंने लिखा कैसा है, ऐसा लिख दिया मैंने, नो अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर स्क्वाश। अब ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, तो मतलब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। WQ से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करके पहले एक चीज दिखा दूं, सर्विस रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट FS-R भी कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपने सर्विस रिलोड करा दी, NFS की सर्विस रिलोड करा दी। एक तो ये चेंज करने के बाद इस फाइल के अंदर आपको उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वो इम्पैक्ट मैं आपको पहले दिखा दूं। नो रूट स्क्वाश लिखने का इम्पैक्ट जो है वो क्या आ रहा है, वो देखिएगा कि अब अगर वही रूट जिसने पहले फाइलें बनाई थी तो उसको हमने नाम दिया था NFS नोबॉडी, वही रूट अगर कोई फाइल बनाता है और उसका नाम रखता है वो टच imroot.after के नाम से, और फिर आप उसकी परमिशन, और फिर आप देखते हैं कि ls-l के अंदर क्या रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे अब उसने दूसरे के रूट को जो imroot.after कर रहा है, नोड B के रूट को उसने क्या कहा, उसने कहा वो भी रूट ही है, वो भी मेरा रूट ही है। अब उसको यहाँ पे वो कैसा एंटरटेन कर रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो जो हमने चेंज किया नो रूट स्क्वाश, उसका क्या मतलब था, वो मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप मैन के साथ 5 करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट्स, तो आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी जिस फाइल में ये पैटर्न बना हुआ होता है कि भाई आपने इस फाइल में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन से ऑप्शन आप उसमें यूज करेंगे। तो मैं स्क्रॉल करता हुआ नीचे आ गया हूं और वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। मैं उसको वैसे भी सर्च करके भी जा सकता हूं। मैं यहाँ पे लिख दूं नो अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर स्क्वाश, ये मैंने लिख दिया है। उसने मुझे वहां पहुंचा दिया और कहा कि भाई मैपिंग के मेरे पास ये 2-3 ऑप्शन हैं, आप इन ऑप्शंस को देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रूट स्क्वाश होता है बाय डिफॉल्ट। आपने उसको कह दिया नो रूट स्क्वाश लिख के टर्न ऑफ रूट स्क्वाशिंग। ये क्या हो रहा होता है, ये हो ये रहा होता है कि जो भी क्लाइंट का रूट है बाय डिफॉल्ट उसको ये बात मालूम है कि जो भी क्लाइंट का रूट होगा मैं उसको NFS नोबॉडी से मैप कर दूंगा। तो हमने इस नो रूट स्क्वाश लिख के यहाँ पे कहा है टर्न ऑफ रूट स्क्वाशिंग। ये जो रूट की तुम मैपिंग कर रहे हो NFS नोबॉडी से, तुम ये खत्म कर दो। दिस ऑप्शन इज मेनली यूज फॉर डिस्कलेस क्लाइंट का उसने वो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आपके क्लाइंट का रूट है जो उसकी UID GID जो भी है वो उसको NMS से या NFS नोबॉडी से मैप कर देता है। ये मैपिंग हो रही है, जो भी रिक्वेस्ट वहां से आ रही है क्लाइंट से और उसका ID रूट है या कुछ भी है, उसको हमने मैप किया हुआ UID GID से। अगर मैंने वो ऑप्शन हटा दिया और कह दिया नो रूट स्क्वाश, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि यहाँ का जो रूट होगा उसको भी वो, और देखें यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल यूजर होगा तो उसके साथ क्या होगा। मैं एक यूजर यहाँ पर मेरे पास शायद बना हुआ हो, तो मैं उस यूजर को यूज करते हुए, अच्छा वो उसका होम नहीं है, चले मैंने एक नया यूजर क्रिएट किया, उसका नाम मैंने रखा है U1। और अगर मैं उस यूजर से जाके कोई काम करता हूँ U1 से CD करके MNT में गया और टच करके मैंने एक u1.txt के नाम से या u1.test के नाम से फाइल क्रिएट की है। ये फाइल क्रिएट हो गई है। रिजल्ट में क्या आ रहा है, यूजर का नाम और पास फोल्डर ग्रुप क्या आ रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। क्या दिया उसने, यहाँ पे तो उसने दिया U1।
u1.txt का ऑनरशिप भी और सब u1 दिया है, लेकिन जब मैं यहां जाऊंगा और यहां जाके ls-l करूंगा /public, तो यहां पे क्या आ रहा है भाई? u1 की जगह पे क्या आ रहा है? u1 की जगह पे u1 की यूजर आईडी लिखी हुई आ रही है। u1 की जगह पे इसकी यूजर आईडी लिखी हुई आ रही है। और अगर मैं यहां पे ऐसा कर दूं, देखिएगा जरा, यूजर ऐड सलमान यहां पे कर दिया, यूजर ऐड सलमान, सिर्फ ऐड किया है, इसकी परमिशन चेंज नहीं की, सिर्फ ऐड किया है यूजर। तो अब देखिए क्या होगा, जब यहां जाके देखते हैं तो वो कह रहा है u1 बना रहा है ये फाइल। यहां जब जाके देखते हैं u1.test2 तो कह रहा है u1 बना रहा है ये फाइल। और जब यहां जाके देखते हैं तो क्या कहता है? कह रहा है सलमान बना रहा है ये फाइल। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वहां पे यूजर आईडी है 1000, जो यूजर आईडी 1000 है वही यूजर आईडी यहाँ पर u1 की, वही यूजर आईडी यहाँ पर है सलमान की। तो इसलिए जो चीज आप वहां पर देख रहे हैं वो यहाँ पे चेंज नजर आ रही है। ये उस सूरत में, ये यूजर का काम उस सूरत में आपका सही हो सकता है जब आपके पास या तो LDAP चल रहा हो या फिर आपके पास जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी चल रही हो। और आपका NFS सर्वर जैसा माइक्रोसॉफ्ट में होता है कि आप अपने फाइल सर्वर को AD का मेंबर सर्वर बनाते हैं, है ना, मेंबर सर्वर बनाते हैं। तो उस सूरत में फिर ये काम करेगी, यानी कि यूजर जो है वो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से आ रहे होंगे, तो फिर आपका काम बिल्कुल, ये जो परमिशन वाला मामला है ये बिल्कुल सही चलेगा। वरना आपको इस तरह का इशू जो है वो फेस करने को मिल सकता है। या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी फाइल में जाएं, इस फाइल में, और इस फाइल में आप जाके बता दें कि भाई इसको जो मैप करना है वो किस यूजर आईडी से करना है, किस यूआईडी से मैप करना है, और उसको क्या जो है वो GID देनी है, या आप उसको फिर या तो बता दें। यहाँ पे फर्ज करें मैंने उसको कह दिया भाई इसको मैप करना है, UID GID ये होना चाहिए, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर इसका वहां पे जो भी यूजर आप किसी यूजर से फाइल क्रिएट करेंगे, चूंकि आपने उसकी मैपिंग की हुई होगी, तो इसलिए वो मैपिंग के साथ काम करेगा। वो भी मैं आपको, उसका एक ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने सिंपल सा क्या किया है भाई, अभी मैंने सिंपल एक फोल्डर जो है वो शेयर किया है, जिस फोल्डर के अंदर क्या क्या काम किया, NFS यूटिल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी, वो इंस्टॉल हुआ था। कॉन्फ़िग फाइल में etc एक्सपोर्ट जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें मैंने एक फोल्डर शेयर करा दिया। मैं एक फोल्डर और शेयर कर रहा हूँ जो प्राइवेट के नाम से बनाया था, और कहाँ पे कर रहा हूँ जरा देखिएगा, VIETC exports.d के अंदर myshare.exports के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है, और उसमें जाके कह रहा हूँ कि पब्लिक के नाम से जो, सॉरी प्राइवेट के नाम से जो फोल्डर था वो शेयर कर दो। किसको शेयर कर दो? स्टैरिक, हर किसी को शेयर कर दो। हर किसी को मतलब या तो आप यहाँ पे IP देते हैं, या आप यहाँ पर नेटवर्क देते हैं, या आप यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क देते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्टैरिक लगा देते हैं। स्टैरिक का मतलब है हर नेटवर्क को शेयर कर दो। वरना आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ऐसा भी लिखें, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, 10.0.0.1 को रीड राइट दे दो, फिर 192.168.40.10 को रीड ओनली दे दो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप कि 192.168, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, 10 पूरे नेटवर्क को जो कि /24 का नेटवर्क है उसको रीड ओनली दे दो। आप ये भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ लिखें प्राइवेट में static.domain.com, इसको आप रीड ओनली दे दें या रीड राइट दे दें। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो तमाम यूजर जिनके नाम में user1@machine1@domain.com आ रहा है, machine2
.domain.com आ रहा है, machine3.domain.com आ रहा है, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाएं। आप ये भी कर सकते हैं, मैं इसका तरीका बता रहा हूँ आपको। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कहा सर्वर 1,10, आप ऐसा भी कर सकते हैं .domain.com। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं, और इसमें कोई भी चीज़ अगर सही नहीं होगी, आप सेव करके बाहर निकलेंगे, वो आपको एरर दे देगा। जैसे मेरे केस में उसने एरर नहीं दिया। एक बात कि मैंने उसमें किस किस तरह से एंट्रीज की हैं, उसने एरर नहीं दिया। और एरर अगर उसने अभी सेव करते हुए नहीं दिया, तो जैसे ही आप अपनी सिस्टम CTL रीस्टार्ट करेंगे NFS की सर्वर की सर्विस को, तो वो आपको एरर दे देगा। लेकिन उसने एरर नहीं दिया, इसका मतलब है कि जो आपने सिंटैक्स इसमें दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आप इस तरह से सिंटैक्स दे सकते हैं। और ये तो खैर आपको मैंने बता ही दिया है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप man5 करें और एक्सपोर्ट्स करें, और आप जो है वो इसको ओपन कर लें, और उसमें वो आपको बताएगा कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। सिंगल होस्ट दे सकते हैं, IP नेटवर्क दे सकते हैं, ठीक है, IP नेटवर्क आपका आपके पास ऑप्शन है, वो आप दे सकते हैं। वाइल्ड कार्ड दे सकते हैं, ठीक है, वो उसने एग्जाम्पल दे रखी है। हिस्टेरिक दे सकते हैं, एनोनिमस, ठीक है, ये डिफरेंट उसने ऑप्शन बता रखे हैं कि जो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको जाके ठीक कर रहा हूँ। ETC एक्सपोर्ट्स में चला गया, .d में चला गया, यहाँ पे मैंने माई शेयर में चला गया। मैं प्राइवेट को शेयर करना चाहता था अपने कौन से नेटवर्क के साथ, वो मैंने यहाँ पे कह दिया 192.168.122.0/255.255.255.0। और क्या शेयर करना था? रीड ऑनली। ये मैं इसको शेयर करना चाहता था, तो मैंने उसको शेयर कर दिया है रीड ऑनली। प्राइवेट वाले को मैंने रीड ऑनली शेयर किया है। तो रीड ऑनली का मतलब है जितने लोग भी उसको एक्सेस करेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो रीड ऑनली करेंगे। और चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने शो माउंट की कमांड लिखी, -e लोकल होस्ट। इसका मतलब है इस मशीन के ऊपर कौन कौन से फोल्डर किस नेटवर्क के लिए शेयर हुए हुए हैं वो दिखा दो। ये परमिशन यहाँ पे शो माउंट की कमांड से नहीं दिखाता, परमिशन तो अप्लाई होती है लेकिन दिखाता नहीं है। बस वो ये दिखा रहा है कि प्राइवेट का फोल्डर किस नेटवर्क को शेयर हुआ हुआ है और पब्लिक का फोल्डर किस नेटवर्क को शेयर हुआ हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन उसने मुझे यहाँ पे दे दी है। और जिस नेटवर्क पे शेयर हुआ होगा फिर उस नेटवर्क के लोग जाएंगे। जैसे मैं नोड 2 पे गया और आपने देखा था कि मैं MNT के फोल्डर के अंदर जाके काम कर पा रहा था। सीरी डॉट डॉट करके बाहर निकला, अगर मैं यहाँ पर एक और डायरेक्टरी बना दूँ MNT2 के नाम से, और फिर मैं एक डायरेक्टरी बना दूँ MNT2 के नाम से, और उसके ऊपर या MNT के अंदर प्राइवेट के नाम से डायरेक्टरी बना दूँ, और उसके अंदर मैं माउंटिंग करूँ किसकी, ये देखिएगा आप, माउंट करो 192.168.122.31 के अंदर एक फ़ोल्डर रखा हुआ है जिसका नाम है प्राइवेट। उसको मेरे MNT में प्राइवेट के फ़ोल्डर में मैप कर दो। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसको मैंने जब मैप किया तो ये यहाँ पे मैप हुआ मुझे नज़र आ जाएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बात यहाँ पर ये कहते हैं कि कभी भी इसको मैन्युअली माउंट नहीं करें। अगर आप इसको मैन्युअली माउंट करते हैं तो ये बूट टाइम पे प्रॉब्लम करता है। हो सकता है आपकी मशीन जो ये मशीन है इसमें भी करें। तो रिकमेंडेड क्या होता है? रिकमेंडेड ये होता है कि इसको मैन्युअली माउंट ना किया जाए, बल्कि आप ETC FS टैब में जाएं और इसकी एंट्री देखें FS टैब में कैसे होगी। मैं FS टैब में आ गया, 192.168.122.31:privet प्राइवेट। किस फोल्डर पे अपने माउंट करना है? MNT-प्राइवेट। ये मैंने फोल्डर बता दिया। फाइल सिस्टम इसका NFS4 है। परमिशन क्या होगी
तो परमिशन के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है वो होती है _netdev। इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये एक नेटवर्क बेस्ड डिवाइस है। ये आपके मेरे सिस्टम का कोई पार्टीशन नहीं है, मेरे सिस्टम की कोई ड्राइव नहीं है, बल्कि नेटवर्क बेस्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए डिपेंडेंसी है नेटवर्क कार्ड की, इसके लिए नेटवर्क की डिवाइस की, इसके लिए नेटवर्क की सर्विस की डिपेंडेंसी है। जब वो आपने बता दिया तो फिर आप जो है वो फिर आप इसको जो है वो जब मशीन रिबूट करेंगे तो आपकी ये मशीन जो है आपकी ये माउंटिंग हो जाएगी। तो मैंने उसे प्राइवेट को माउंट किया है। अभी भी आप देख लें यहाँ पे मेरी ये माउंटेड नहीं है। ETC FS टैब की आखिरी एंट्री भी देख लें जो मैंने की है। मैंने कहा आखिर की एक लाइन दिखा दो FS टैब में से, ये वो एंट्री है। इस एंट्री को वेरीफाई करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मैं माउंट -A करूं। कभी कभी माउंट -A काम नहीं करता उस तरह से जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे केस में क्या हुआ है कि माउंट -A ने काम कर दिया है और हमारी वो जो MNT के अंदर प्राइवेट के नाम से हमारा फोल्डर था जिसको हम चाह रहे थे कि माउंट हो जाए, तो वो माउंट हो गया है। तो आपको FS टैब की इस एंट्री का जो है ख्याल रखना है कि ये एंट्री आपने कैसे करनी है। अब इस एंट्री की जो नया फॉर्मेट आया इस एंट्री का वो क्या है? इस एंट्री का जो नया फॉर्मेट आया है वो क्या है? जो अब RHEL 8 के अंदर वो इस एंट्री का नया फॉर्मेट वो मैं आपको कोशिश करता हूं दिखा दूं। इसका फॉर्मेट देखें। अगर मैं RHCE के अंदर, या मैं इसमें भी ये चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल कॉपी किया है और ये जो एंट्री है, अगर FS टैब में एंट्री कर रहा हूँ तो मैं कैसी एंट्री करूँगा? जाके यहाँ देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके एंट्री कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये कॉपी पेस्ट करने देगा मुझे। ये = नेटवर्क, ये मैंने क्या लिखा है? मैं उसे कह रहा हूं कि या तो तुम NetDev से काम चला लो या फिर तुम क्या करो, इसके आगे नहीं लिखना। ये मेरी वो थोड़ी है कोई, हाँ इसके आगे थोड़ी लिखना है। हाँ इसके आगे नहीं लिखना भाई। वो जो आपकी, इसके लिए नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए है नेटवर्क की ज़रूरत। एक के आगे मैं _netdev लिख देता हूँ और जो पब्लिक वाला है उसके आगे मैं कुछ वो दूसरा लिख देता हूँ और फिर मैं आपको मशीन रिबूट करके दिखाता हूँ। एक ये आ गया और एक इसी के अंदर कौन सा फोल्डर है? अरे यार, उसको मैंने सिर्फ MNT पे माउंट करा दिया, या MNT के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ पब्लिक के नाम से, उस पर माउंट करा दूंगा। NFS 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू मैंने चेंज की है वो क्या है भाई? वो मैंने कहा है कि वैल्यू ये डाल दो, require = network, और डिफ़ॉल्ट ये मैंने ऐसा कर दिया। उसमें चूँकि आपको अब ये करके अगर मैं इस मशीन को रिबूट करूंगा तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। क्या ये मेरे पास RHEL 7 में भी ये चीज़ काम करती है या नहीं करती? कौन सी मेरी डिवाइस जो है वो अप हो जाती है और कौन सी नहीं होती? तो मैंने अपनी मशीन को रिबूट किया है, देखते हैं कि मशीन रिबूट होके माउंटेड उसमें आती है या नहीं आती।
यू माउंट करा दूं पहले। ये मैंने यू माउंट करा दिया है, ये आपके सामने है। अब आप उसको रिबूट करके हम चेक कर लेते हैं। हमारी जो मशीन थी हमारी, उस मशीन को हमने रिबूट किया अपनी बी वाली मशीन को, 7.7 बी वाली जो मशीन है। चेक करते हैं क्या हमारी मशीन रिबूट हो गई है। आ गई है रिबूट हो गए। और अगर आपको मशीन का, अभी तक मशीन आई नहीं है मेरी, अगर मुझे मशीन का कंसोल देखना होगा कि कहीं फंसी भी तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वर्चुअल मशीन मैनेजर में जाऊंगा और इस बी वाली मशीन का कंसोल ओपन करूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे रुकी हुई है। तो फंसी हुई नहीं है, मशीन अप हो गई है। बस मैं उसको यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ कि नोड बी जो है वो मेरी, हाँ जी, नोड बी के ऊपर SH हो गया है, DF-H कैपिटल T किया है मैंने। तो क्या हुआ भाई, कौन सी स्पेलिंग? MNT के अंदर जो प्राइवेट वाला है वो माउंट हो गया है, cat/etc FS टैब। वो कह रहे हैं अपने MNT के अंदर पब्लिक के नाम का, अरे 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 अरे, हाँ, गलत हो गया। VI/ETC, कोई बात नहीं, दोबारा वो कर लेंगे। ETC एक्सपोर्ट्स के अंदर, export.d के अंदर, यहाँ पे था ना शेयर। अच्छा, ये तो B है ना भाई, यहाँ नहीं। VI/ETC FS टैब के अंदर, यहाँ पे मैंने जाके इसको कहना था पब्लिक। बस अब सही है। और इन्होंने एक और बात कही कि आपने पब्लिक के अंदर MNT में पब्लिक तो बनाया नहीं है। तो अगर MNT में पब्लिक नहीं भी हो तो जब मशीन रिबूट होती है तो वो रिबूट टाइम पे जो है उसको खुद से बना देता है। मैं अगर नहीं भी बनाऊंगा तो वो उसको खुद से बना देगा। तो ये चीज़ मैंने कर ली है। और अब मैं आपको FS टैब भी दिखा दूं। उसके अंदर, एक के अंदर मैंने नेट डेव लिखा है कि नेटवर्क डिवाइस की डिपेंडेंसी है, और दूसरे में मैंने लिखा है कि मुझे ये वाली सर्विस इसके लिए रिक्वायर्ड है, ये सर्विस अप होनी चाहिए। जो अब नेट नया RHEL 8 में इस नेट डेव की जगह पे जो फंक्शन, जो चीज़ आई है वो ये आई है कि आप FS टैब में अगर ये कह देंगे कि किसी भी पार्टीशन को माउंट होने से पहले ये वाली सर्विस चलनी चाहिए, तो वो सर्विस जो है वो चल जाएगी। तो मैं इसको दोबारा रिबूट कर रहा हूँ और देखते हैं रिबूट होने के बाद कि क्या होता है। क्या मशीन अप हो गई है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। VIRSH लिस्ट, ये मेरे पास मशीन रनिंग उसमें आ रही है। और जी, मशीन के नोड आ गई है और DF-HT कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोनों के अंदर मैंने जो चेंज किया था वो क्या था, टेल -N2 ETC FS टैब। ये एंट्री आप देख लें, एक की FS टैब की एंट्री क्या है और दूसरे की एंट्री क्या है, और दोनों जो है वो क्या हो गई हैं, दोनों मैप हो गई हैं, दोनों मैप हो गई हैं ऊपर। ये वाली भी मैप हो गई है जिसमें मैंने कहा था कि नेटवर्क की सर्विस की रिक्वायरमेंट है, और वो भी जिसको मैंने कहा था नेट डेव, वो दोनों जो है वो मेरी अप हो गई हैं, दोनों मेरी माउंट हो गई हैं। MNT पे एक और पब्लिक और प्राइवेट पे एक। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं कि अगर आपकी सब चीजें बिल्कुल सही हैं, अगर आपकी ये जो माउंटिंग है, ये माउंटिंग की वजह से मशीन स्टक हो गई और बूट नहीं हुई, तो आपको जो क्लाइंट वाली मशीन है उसके ऊपर जितनी भी आपने एक्टिविटीज की हैं वो सारी जो है वो 0 हो गई। तो हम आमतौर पे
ये जरूरी नहीं है कि हमें मालूम हो, लेकिन हम आमतौर पे कहते हैं कि अगर आपकी दोनों मशीनों में से कोई एक मशीन भी एग्जाम में रिबूट होके वापस नहीं आई, तो इसका मतलब है कि आपके मार्क्स जो हैं वो आएंगे 150, 160, 170। जो क्लाइंट मशीन अगर आपकी नहीं बूट हुई तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, जो वो मैंने आपको 180 जो मैंने आपको बता दिए। यानी कि आपका सर्वर बिल्कुल ओके 180, पासिंग चाहिए 210, और आपका क्लाइंट जो है वो बूट नहीं होके आया, तो आपके जो है वो, तो जाहिर है अगर आप सर्वर साइड पे बिल्कुल 100%, एक और चीज, सर्वर साइड पे आपने बिल्कुल 100% सारी चीजें ओके कर दी, क्लाइंट साइड पे आपने बिल्कुल सारी चीजें 100% ओके कर दी, हर चीज आपने वेरीफाई भी कर ली, और आप इस उसमें कि भाई अब तो कुछ रहा ही नहीं है, और रिबूट होने के बाद अगर आपकी नेटवर्क की डिवाइस अप नहीं हुई, तो उसके ऊपर आईपी लगा हुआ था वो आईपी नहीं आया, चेंज हो गया, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो भी आपकी जो है वो जाहिर है वो तो यहाँ पे बैठ के जो है वो स्क्रिप्ट चलाएंगे कि भाई बच्चा पास हो गया है, उसने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए, नहीं किए। जब टास्क कंप्लीट नहीं होंगे तो ये उसको बहरहाल ये जरूरी नहीं है, ऐसा उसी वक्त होता है जब आप नेटवर्क के अंदर किसी किस्म की कोई जो है वो मॉडिफिकेशन करें, खुद से करना चाहें, जो नहीं लिखा हुआ वो आप करना चाहें। तो हम एक बात में यहाँ पर जब चूंकि मैंने बात की है तो इसलिए मैं बता दूं, हम आमतौर पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जब भी कोई सर्वर सेटअप करने जाओ उसके ऊपर स्टैटिक आईपी रखो, ठीक है, स्टैटिक आईपी कर दो। हमारे जहन में क्या होता है कि सर्वर के ऊपर अगर हमने, या स्टोरेज के ऊपर अगर हमने, जो हम बना रहे थे ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज की हम बात कर रहे थे, अगर उसका आईपी DHCP से होगा तो आईपी चेंज हो जाएगा, तो हमारी जो क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी है, हाँ ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो हमारी अपनी लैब में तो ये चीज हमें ऐसी फॉलो करनी है, लेकिन एग्जाम में चूंकि ये मेंशन नहीं होता कि आईपी वर्जन 4 को छेड़ें, मैंने भी छेड़ा था 20-25 मिनट तक, मैं उसको सीधा नहीं कर सका, फिर वापस मैंने उसको DHCP पे छोड़ दिया क्योंकि टाइम जो है वो निकल रहा था। क्लियर हो रही बात? तो उसमें वो जैसा भी है, अगर एग्जाम में नहीं कहा हुआ कि उसको छेड़ें तो वहां पे आप अपनी अकल इस्तेमाल ना करें। वो तो बना ही ऐसा, वो तो चाह रहे हैं ऐसा बंदा बन जाए जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए प्रॉब्लम को फिक्स कर दे क्लाइंट की। ये वहां जो हमारे जैसे लोग जो है ना वो बहुत सारी सपोर्ट की उसमें चलते, इसलिए नहीं कि हम अपनी अकल लगा रहे होते हैं। अब मेरा एक स्टूडेंट यहाँ का जो है ना अमेजोन में ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है, तो कह रहा है मैं कैसे करूंगा सर, उसको उन्होंने, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने 1 महीने की उसको ट्रेनिंग दी वहां पे, यहाँ से सिर्फ RHCSA करके गया था, वहां पे उन्होंने उसका अपॉइंटमेंट हो गया, RHCSA की बेस पे उसको उन्होंने 1 महीने की ट्रेनिंग दी, और उसके बाद भी उसको उन्होंने नॉलेज बेस दे दिए, भाई आप लेवल 1 इंजीनियर हो, ये प्रॉब्लम आएंगी तो आपने ये सॉल्यूशन है, ये अटैच करके कॉपी पेस्ट करके भेज देने, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। हाँ, अपनी तरफ से अगर करना है तो क्या करना है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि जिसको आपने देखा, आपको मालूम है, आपकी नॉलेज बेस में नहीं, आपको मालूम है इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप क्या करोगे, आप उसका एक अच्छा सा राइटअप लिख के कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये मैंने डायग्नोज किया है और इसके ये प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये आपने अटैच किया और वो केस आपने लेयर 2 को भेज दिया। तो उस बेसिस के ऊपर जो आप केस फॉरवर्ड कर रहे हैं उसमें क्या एक्सप्लेन करके लेयर 2 को बता रहे हैं, और लेयर 2 देखने के बाद आपको क्या रेटिंग दे रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप उस लेवल 1 से लेवल 2 पे जाएंगे, कि आप जो लेवल 2 वाले को बता रहे हैं कि यार देखो ये प्रॉब्लम थी, या मैंने ये डायग्नोज किया है, लेकिन चूंकि मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो है ना वो नहीं है, राइट्स नहीं है, या नॉलेज बेस नहीं है, जिन नॉलेज बेसिस को मैं देख के काम करता हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बताऊं यार एक दफा रिबूट मार लो, सही है। तो एक बहुत ही मतलब मैं ये बड़ा वो हुआ देख के कि एक